नमस्कार, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। उड़ान आईएएस एकेडमी निरंतर छात्र हित में महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित वीडियो श्रृंखला लाती रही है। इसी निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी एक नवीन श्रृंखला प्रारंभ करने जा रही है, जिसमें सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2012 से लेकर 18 तक के प्रश्नों का विश्लेषण होगा, जिनके आधार पर आगामी 2019 के मुख्य परीक्षा से संबंधित संभावित प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मुख्य परीक्षा 2012 से लेकर 18 तक के प्रश्नों का विश्लेषण, जिसके अंतर्गत हमारा विषय होगा भारतीय इतिहास, जो कि मुख्य परीक्षा में पेपर नंबर 3 के भाग 1 का हिस्सा है, जो कुल 75 अंक का पूछा जाता है। तो देखिएगा, आगे बढ़ने से पूर्व हम देख लें सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है 2018 मुख्य परीक्षा में, और उनके पूर्व क्या तत्व शामिल नहीं थे और 2018 के बाद कौन कौन से तत्व शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेबस को 3 भागों में बांटकर देखना होगा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत के इतिहास के आधार पर। देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो विषय वस्तु है, इसमें देखिएगा जो अंडरलाइन किया हुआ है वो नए तत्व शामिल किए गए हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल 2018 से पहले की परीक्षाओं में शामिल नहीं था मुख्य परीक्षा में। फिर शुंग और सातवाहन काल भी स्पष्ट रूप से नहीं था सिलेबस में। दक्षिण के राजवंश भी नहीं थे सिलेबस में। और यहाँ पर देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। यहाँ पर इसका अर्थ ये ध्यान दीजिएगा कि गुप्त काल के बाद जो गुप्तोत्तर काल प्रारंभ होता है, जहां पर हम क्या पढ़ते हैं, हर्षवर्धन और उसके समकालीन का अध्ययन करना है। साथ ही आपको देखना है राजपूत काल का अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं, मध्य भारत के इतिहास में नवीन तत्व जो शामिल किए गए हैं वो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल है। बाकी जो पॉइंट है, विजयनगर राज्य, सुभक्ति और सूफी, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास और मराठों का अभ्युदय, ये सब के सब पहले से शामिल थे। वही बात करें आधुनिक भारत के सिलेबस में या पाठ्यक्रम क्या था, तो जो था वैसा ही है, लेकिन 2 तत्व नए शामिल किए गए हैं। एक हमको मिलेगा दलित सुधार आंदोलन, और उसके बाद हम देखेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन, और साथ ही अलीगढ़ यहाँ पर प्रमुख रूप से लिखा हुआ है। तो देखिएगा, अलीगढ़ से ही बीते वर्ष 2018 मुख्य परीक्षा में 15 अंक के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। साथ ही दलित सुधार आंदोलन से 8 अंक का एक प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जहां पर परिवर्तन हुआ है वहां से निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्राचीन भारत के इतिहास से, और टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और संभावित प्रश्नों पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर। लिखा है प्रागैतिहासिक काल। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, मतलब आपको ध्यान देना है ये सिलेबस में नया शामिल हुआ है। तो यहाँ से अभी तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है 2018 से लेकर। तो यहाँ पर देखिए हमने संभावित प्रश्नों की सूची दी है। तो यहाँ पर देखिए प्रागैतिहासिक काल को परिभाषित कीजिए, पुरापाषाण काल की विशेषताओं को लिखिए, पुरापाषाण कालीन क्षेत्र भीमबेटका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर स्थल विशेष प्रश्न पूछे गए हैं। फिर मध्यपाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख करें, नवपाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख करें। फिर है बुर्जहोम क्यों प्रसिद्ध है, नवपाषाण कालीन क्षेत्र मेहरगढ़ का वर्णन कीजिए। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा कुछ स्थल विशेष प्रश्न और आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता से देखिएगा अब तक क्या प्रश्न पूछे गए हैं, पतन के कारण, भौगोलिक विस्तार, 2 बंदरगाहों के विषय में उल्लेख कीजिए, 2 प्रमुख स्थल जहां से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, सिंधु सभ्यता के उत्तरी भाग में स्थित किसी एक स्थान का क्या करना है, वर्णन करना है। फिर पतन के संभावित 4 कारणों का उल्लेख करें। फिर धातु मूर्तियों पर टिप्पणी कीजिए, जहां पर नर्तिका की मूर्ति मिली थी तो उस पर चर्चा करनी है। फिर उसके बाद एक स्थल लोथल का महत्व बताइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्थल प्रमुख या स्थल आधारित प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे गए हैं और निरंतर यहाँ से प्रश्न पूछे गए। देखिएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और यहाँ पर याद रखेगा 2 अंक के प्रश्न पूछे गए, मतलब तथ्य आधारित प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। तो चर्चा करते हैं इससे संभावित प्रश्नों पर हम। तो देखते हैं संभावित प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या, स्थल विशेष प्रश्नों पर आपको चर्चा करनी है। मतलब जितने प्रमुख प्रमुख स्थल है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहोदड़ो, अल्लादीनो, फिर देखते हैं आप उत्तर में मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, फिर सुतकांगीडोर। फिर आप गुजरात के 4 स्थल जिसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, यहां से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही आप देखिएगा जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्र हैं, रोपड़ है, कालीबंगा है राजस्थान में, फिर राखीगढ़ी, यहां से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं स्थल विशेष में। फिर उसके बाद चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न नामों का उल्लेख कर सकते हैं आप, जैसे इसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, ठीक, आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे कास्य सभ्यता भी कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए काल का निर्धारण करना है, प्रमुख नगरों का
उल्लेख करते हुए उनके विशेषताओं को लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देखिएगा नगर नियोजन को बताना है, उनकी विशेषताओं को। ये प्रश्न हो सकता है, अगर बदलाव हुआ है तो 4 और 8 में भी पूछा जा सकता है। फिर मूर्तिकला, जैसे कि एक प्रश्न पूछा जा चुका है मूर्तिकला से संबंधित। फिर यहाँ पर एक प्रश्न है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाओं को समझाइए। फिर देखिएगा प्रशासन का उल्लेख कीजिए। फिर वर्तमान समय से तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। तो सिंधु घाटी का वर्तमान समय से तुलनात्मक समीक्षा, या इसी को पूछ सकता है सिंधु सभ्यता का वर्तमान समय को क्या देन दिया गया है, समीक्षा कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करने हैं आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए। अगला हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो यहां से देखिएगा, यहां पर पहला प्रश्न पूछा गया था 2014 में 2 अंक का, कि वैदिक देवताओं का सामान्य लक्षण क्या है। फिर उसके बाद प्रश्न आया है 2016 में 8 अंक का, लिखा है वैदिक कालीन साहित्यिक स्रोत का उल्लेख कीजिए, जिसमें आप श्रुति और स्मृति साहित्य पढ़ते हैं। श्रुति साहित्य में आपके वेदांत, वेद आ जाते हैं। वहीं पर तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है वरुण देवता के महत्व को बताइए। ये पूछा गया है 2018 मुख्य परीक्षा में 2 अंक के लिए। अगर इस टॉपिक के हम संभावित प्रश्नों पर चर्चा करें तो आप देखते हैं आर्यों के आगमन पर प्रकाश डालिए। क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। फिर वैदिक काल के प्रमुख देवताओं के बारे में वर्णन कीजिए। तो देखिएगा, यहाँ से देवताओं से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पर जितने भी देवता हैं उन पर आपको चर्चा करनी है। फिर अब यहाँ पर आपको बताना है वैदिक कालीन। तो अगर देखिएगा, वैदिक काल को हम 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक होता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। अगर जहां पर केवल ऋग्वेद लिखा है तो ऋग्वैदिक कालीन राजस्व या राज व्यवस्था को बतानी है। यदि वहां पर उत्तर वैदिक लिखा है तो उत्तर वैदिक को बताना है। लेकिन वहां पर अगर वैदिक कालीन लिखा है, मतलब दोनों को बताना है कि ऋग्वैदिक काल में कैसी व्यवस्था थी और उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार का वहां पर परिवर्तन दिखाई दिया। यहां पर भी देखिएगा, एक प्रश्न यहां पर है कि यज्ञों का नाम लिखिए और उनका वर्णन करें। फिर उसके बाद लिखा है दशराग युद्ध के बारे में बताइए। फिर जो अगला प्रश्न है वो देखना है क्या क्या लिखा हुआ है, सामाजिक स्थिति का उल्लेख करें। तो हर एक समय जब भी हम सामाजिक स्थिति की बात करें, वहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है क्या, नारी दशा के बारे में, कि नारियों की दशा कैसे थी। और साथ ही देखिएगा क्या वहां पर वर्ण व्यवस्था थी, और साथ में देखिएगा दास प्रथा का कहां तक उल्लेख किया गया है। तो इन तत्वों पर आप विशेष ध्यान देंगे उत्तर लेखन में। फिर अगला टॉपिक है हमारा बौद्ध और जैन, जहां से निरंतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें 2012 में, तो 12 की मुख्य परीक्षा में यहाँ पर 2 और 8 अर्थात कुल 10 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बौद्ध धर्म की एक मान्यता थी पंचस्कंद, उसका वर्णन करने के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद बोला गया है दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर लिखिए। फिर लिखा गया है बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदायों की क्या कीजिएगा, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, जैसे हीनयान और महायान है। फिर उसके बाद देखते हैं 4 संगीतियां या 4 समितियां किन किन स्थानों में आयोजित हुई, उनका नाम लिखना है कालक्रम के अनुसार। फिर बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण पूछा गया है 2016 में। फिर उसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म के बीच समानताएं और भिन्नताएं लिखेगा, ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। और फिर उसके बाद देखिए बौद्ध और जैन धर्म में 2 समानताएं और 2 अंतर लिखिए, वापस से ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे गए हैं लगातार वर्षों में, और समान समान प्रश्न ज्यादातर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम संभावित प्रश्नों पर चर्चा करें तो एक तरफ आपको देखना है क्या, बौद्ध धर्म के बारे में, और एक तरफ ध्यान देना है किसमें, जैन धर्म के बारे में। तो देखिएगा पहला जो पेज हमारा है संभावित प्रश्नों की सूची में, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न कॉमन प्रश्न हो गया कि प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन के उदय होने के कारण क्या रहे। फिर उसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म के साहित्य और उनकी विशेषताएं लिखिए, जैसे आप यहाँ पर पिटक पढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए प्रतीत समुत्पाद क्या है, समझाइए कि बौद्ध धर्म में विभाजन किया हुआ हीनयान और महायान में, तो वहां पर अंतर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर हीनयान और महायान में अंतर लिखे। 10 शील या शील सिद्धांत किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। फिर बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत का उल्लेख करें, जैसे ये क्या थे, अनीश्वरवादी थे, अनात्मवादी थे, ऐसे सिद्धांत इनके बहुत ज्यादा प्रचलित हुए। फिर बौद्ध धर्म के उत्थान में सम्राट अशोक के प्रयासों का उल्लेख कीजिए, किस प्रकार इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। आपको पता होगा कि सम्राट अशोक खुद क्या हो जाते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो ये आपको बताना होगा बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों में। आगे अगर हम चर्चा करें जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों में, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ प्रमुख सिद्धांत पर चर्चा करनी है, और इस सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है अनेकांतवाद, जिसे हम स्यादवाद के नाम से भी जानते हैं। फिर त्रिरत्न का उल्लेख करें, ये भी मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। फिर देखिएगा जैन धर्म में प्रचलित एक मान्यता है जिसको हम संलेखना या संथारा कहते हैं, इसके बारे में उल्लेख करना है। फिर देखिएगा यहाँ पर जैन जो ग्रंथ हैं उन पर आपको चर्चा करनी है। फिर उसके बाद देखिएगा बौद्ध और जैन धर्म में तुलनात्मक समीक्षा करनी है, जो कि
पूर्व में ही प्रश्न पूछा जा चुका है। और उसके बाद देखिएगा बौद्ध धर्म का लोकप्रिय होने का कारण क्या था, जो कि ऑलरेडी बौद्ध धर्म में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे प्रश्न आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं, इसे लेकर ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे आप क्या हो, अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। फिर अगला टॉपिक हमारा है मगध साम्राज्य का उदय, या यहीं पर आप देखिएगा महाजनपद काल। तो एक प्रश्न हमारे सामने ये है, मगध के उत्कर्ष का कारण क्या रहा। तो मगध के उदय का कारण, तो आप वहां पर जब मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो 4 से 5 कारण आप ऑलरेडी देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति, फिर वहां पर लोहे की मात्रा, फिर महत्वपूर्ण शासक, ठीक, और फिर राजधानी का सामरिक महत्व, इतना सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट वहां पर आप देखते हैं। इसके अलावा और क्या है, द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका। तो द्वितीय नगरीकरण किस काल को कहा जा रहा है, महाजनपद काल को कहा जा रहा है, कि लोहे ने किस प्रकार द्वितीय नगरीकरण के विकास में योगदान दिया। तो ये प्रश्न मुख्य परीक्षा 2012 में 20 अंक का पूछा जा चुका है। इससे संभावित अगर प्रश्नों पर हम चर्चा करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मगध उदय के कारणों को लिखिए, फिर जो मगध साम्राज्य है उसके पतन के कारण, फिर आगे देखते हैं महाजनपद काल में पितृहंता वंश किसे और क्यों कहा जाता है, फिर देखते हैं नंद वंशीय शासक महापद्मनंद का उल्लेख करें। साथ ही यहाँ पर देखिएगा अजातशत्रु भी महत्वपूर्ण शासक थे, उन पर भी आप एक टिप्पणी लिख सकते हैं 2 से 4 अंक का। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर अगर चर्चा करें तो यहाँ पर लिखा है अशोक के अभिलेखों में वर्णित महामात्रों का नाम लिखिए, फिर प्रकार लिखिए, फिर उसके बाद क्या था कि मौर्य समाज में आर्थिक नियंत्रण के तत्वों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। बाह्य साक्ष्यों के आधार पर मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन करें। तो यहाँ पर देखिए बाह्य साक्ष्य मतलब विदेशी यात्री का विवरण, और यहाँ पर विदेशी यात्री का विवरण मतलब किसका नाम लिया जा रहा है, मेगस्थनीज के इंडिका का। तो उसके आधार पर आपको पाटलिपुत्र नगर का क्या करना है, वर्णन करना था। फिर कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए और आधुनिक भारत या राजनीति में उसके किन अंगों का अनुकरण किया गया है। तो आप ये बताना है कि सप्तांग सिद्धांत किस प्रकार था और आज वर्तमान में इसी सप्तांग सिद्धांत के किस तत्वों को शामिल किया गया है प्रशासन में। अशोक के परिवर्ती किन्हीं 4 शासकों का नाम लिखिए। तो ये भी प्रश्न आपको 2 अंक में पूछा जा चुका है। तो मौर्य काल से संबंधित अगर हम संभावित प्रश्नों पर चर्चा करें तो वहां पर पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका में लिखे प्रमुख अंतरों का उल्लेख करें। फिर यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिखाई देगा कि मेगस्थनीज की इंडिका में मौर्यकालीन राजव्यवस्था की किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेगस्थनीज की इंडिका का आपको उल्लेख करना ही है। फिर उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त क्या करना है, वर्णन करना है। फिर एक है कि अशोक के कलिंग विजय का उसके शासन व्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि उन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना करते हैं और राज्य को चलाने के लिए नए नए परिवर्तन करते हैं, उन पर आपको चर्चा करनी है। फिर है अशोक का धम्म क्या है और उसे समझाइए। अशोक के किन किन अभिलेखों में उसके विभिन्न नामों का उल्लेख मिला है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इनके उत्तराधिकारियों के 4 नाम लिखने थे, जो इनके परवर्ती शासक हुए थे अशोक के बाद, उनके नाम। तो यहाँ पर हो सकता है आपको ऐसे एक प्रश्न देखने को मिले जहां पर अशोक के विभिन्न नाम किन किन अभिलेखों में लिखे गए हैं, बताइए। हो सकता है 2 नंबर में आपको ये पूछा जाए। अगला टॉपिक हमारा है शुंग और सातवाहन। देखिएगा यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, ये टॉपिक जो है नवीन है, सिलेबस में 2018 मुख्य परीक्षा से शामिल किया गया है। अगर 2017 के मुख्य परीक्षा का आप सिलेबस देखें तो उसमें ये तत्व शामिल नहीं थे। अब देखिए इससे संभावित प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो पुष्यमित्र शुंग का संक्षिप्त वर्णन करें, फिर सातकर्णी प्रथम का संक्षिप्त वर्णन करें जिनका जो उल्लेख है नाना घाट अभिलेख में प्राप्त होता है, ठीक। फिर उसके बाद है गौतमीपुत्र सतकर्णी का संक्षिप्त उल्लेख करें। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं सातवाहन कालीन सामाजिक स्थिति, और सामाजिक स्थिति में भी क्या क्या ध्यान देना है, मैंने आपको बताया था कि नारी दशा देखनी है, दास प्रथा देखना है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं, इस प्रकार आपको क्या करना है, लिखना रहेगा। अगला हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण, जो कि है गुप्त साम्राज्य से संबंधित। यहाँ पर देखिएगा गुप्त कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए, एक प्रश्न 2 अंक में पूछा गया है। फिर गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता उदाहरण सहित लिखिए, देखिए ये 4 नंबर में पूछा गया है। और उसके बाद 2018 मुख्य परीक्षा में पूछा गया है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विस्तृत वर्णन करें, 15 अंक का। तो यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बीते वर्ष में इस वर्ष यहाँ से प्रश्न आ चुका है, तो हो सकता है आगे आने वाले वर्ष में भी यहाँ से प्रश्न बने। तो देखिएगा इससे संबंधित प्रश्नों की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो तैयार करना है वो है शासक विशेष प्रश्न, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और
चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम जानते हैं विक्रमादित्य के नाम से। तो इन पर आपको प्रश्न रेडी करना है। जैसे समुद्रगुप्त के विजय अभियान से प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है इनके सिक्कों पर से प्रश्न बने, इन्होंने 6 प्रकार के सिक्के जो जारी किए थे। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें तो इनकी राज्य व्यवस्था को पूछ सकते हैं, इन्होंने किस प्रकार उपाधि धारण की, इन्होंने चांदी के कौन से सिक्के जारी किए, साथ ही इनके नवरत्नों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा अगला जो प्रश्न है, गुप्त राजवंश की जानकारी के स्रोतों का वर्णन करना है कि किन किन स्रोतों से इनका उल्लेख मिलता है। तो पुरातात्विक स्रोत भी हुए हैं, फिर कुछ साहित्यिक स्रोत भी हुए। तो साहित्यिक स्रोत में हम देख सकते हैं जो इनके दरबारी विद्वान थे उनके और समकालीन विद्वान जिन्होंने इनके बारे में लिखा हो। साथ ही आप देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के आधार पर जो अभिलेख हमको मिलते हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली स्तंभ, फिर स्कंदगुप्त का भीतर अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। फिर उसके बाद अगर चर्चा करें कि गुप्त शासकों की जाति के संबंध में किस प्रकार का मतभेद है, तो आपने देखा होगा जब ये टॉपिक आप पढ़ते हैं तो किसी ने इनको क्या कहा है, ब्राह्मण कहा, किसी ने क्षत्रिय कहा, किसी ने वैश्य कहा, किसी ने जाट कहा। तो किसने क्या कहा और किन आधारों पर कहा वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर विदेशी यात्रियों का संक्षिप्त वर्णन, जैसे कि आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान का आगमन हुआ था। नवरत्न का उल्लेख जैसे शासक विशेष में हम उसको बता ही चुके हैं। फिर गुप्त काल में साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास पर प्रकाश डालिए, एक प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है। फिर सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थाओं पर भी आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। तो इस प्रकार से संभावित प्रश्न गुप्त साम्राज्य से कंप्लीट हुए। तो अगला टॉपिक हमारा है दक्षिण भारत के राजवंश। देखिएगा अंडरलाइन किया हुआ है हेडिंग में, इसका अर्थ ये है कि इसे भी मुख्य परीक्षा 2018 से ही शामिल किया गया है, इससे पहले की सिलेबस में ये शामिल नहीं था। तो देखिएगा तो इसमें हम संभावित प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि संगम काल के प्रमुख साहित्य और उनके साहित्यकारों के नाम लिखिए। फिर संगम काल में धार्मिक सम्मेलन किन किन स्थानों में संपन्न हुए, संगम काल की सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख करें, चोल ग्राम व्यवस्था या चोल शासन व्यवस्था का क्या करें, उल्लेख करें। फिर उसके बाद है राजन प्रथम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या एक प्रश्न ये भी बन सकता है राजराज प्रथम के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। साथ ही देखिएगा एक प्रश्न यहाँ से ये मिल जाएगा मंदिर शैली के बारे में, यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा मंदिर शैली भी एक यहाँ से प्रश्न बन सकता है स्थापत्य कला को लेकर। तो यहाँ पर हो सकता है आपको संगमकालीन स्थापत्य कला का विशेषता लिखिए, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो इसमें आपको देखना है गुप्तोत्तर काल से संबंधित इतिहास, जिसमें आप देखेंगे हर्षवर्धन और उनके समकालीन इतिहास का उल्लेख करना है। जैसे हर्षवर्धन के समकालीन कौन था, तो आप जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर कौन है, महाराष्ट्रगुप्त बालार्जुन है। वही आप दक्षिण में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखते हैं तो वहां पर आपको अहल में कौन दिखाई देते हैं, पुलकेशिन द्वितीय दिखाई देते हैं। तो इन लोगों का क्या करना है, उल्लेख करना है जो प्रमुख शासकों में है। फिर उसके बाद राजपूत कालीन राजवंश और शासक का उल्लेख करना है। तो जैसे कि यहाँ पर बता दें परमार शासक राजा भोज के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। फिर यहाँ पर आपके इस समय जो प्रमुख साहित्यकार थे उनके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। तो इन पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही छोटा टॉपिक हो जाएगा फिर ये। साथ ही देखिएगा राजपूत और राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है राजपूतों की उत्पत्ति के पीछे कौन सा सिद्धांत दिया गया है या कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, एक प्रश्न ये भी बन सकता है। तो देखिएगा शासक विशेष में राजा भोज हो गए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हो गया, और भी शासक जो प्रमुख थे उन पर चर्चा करनी है। साहित्यकार और उनकी जो रचनाएं थी उन पर आप याद रखिएगा, 4 आप याद करके रखें तो आपके लिए हो सकता है यहाँ पर प्रश्न सीधा यही बन जाए। और उसके बाद है राजपूतों की उत्पत्ति के क्या कारण रहे हैं, ठीक, या कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, वो प्रश्न आपको यहाँ पर रेडी करना है। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो मध्यकालीन भारत से होगा। तो देखिए मध्य भारत के इतिहास में आपको जो पहला टॉपिक दिखाई दे रहा है वो दिल्ली एवं मुगल काल से संबंधित है, और ये नवीन टॉपिक है जो शामिल किया गया है सिलेबस में। फिर इसके बाद देखिएगा विजयनगर राज्य, भक्ति व सूफी क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास, फिर मराठों का अभ्युदय। तो ये जो टॉपिक थे पहले से शामिल थे। तो देखते हैं जो टॉपिक हमारा पहला दिल्ली सल्तनत, यहाँ से देखिए 2018 मुख्य परीक्षा में इसे शामिल किया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा चुका है तुर्कान चहलगामी। तो यहाँ पर देखिएगा आपको कैसे प्रश्न तैयार करने हैं वो हम आपको बता देंगे यहाँ पर, ठीक। तो देखिए संभावित प्रश्नों पर अगर चर्चा करें तो एक प्रश्न तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि शासक विशेष, तो हो सकता है आपको क्या हो, वंश को पूछ दे कि वंश को कालक्रम अनुसार जमाइए, या कौन हो सकता है आपको यहाँ पर
एक शासक का पूछ दे और उसके बारे में वर्णन करने के लिए कहा जाए तो देखिएगा गुलाम वंश में जो शासक हैं ऐबक हैं, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, बलबन है, इनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, इनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछ सकता है। सैयद वंश में शासकों का नाम याद कर लीजिएगा और उस समय क्या होता है, तैमूर लंग का जब आक्रमण होता है तो तैमूर लंग के आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ, ये प्रश्न आपको यहाँ पर बन सकता है, या क्यों हुआ, कारण लिखिए, क्या प्रभाव हुआ, ये पूरा आप डिटेल में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लोदी वंश में सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। अब देखिए शासक इतने आपने देख लिए, इतने शासक तो देखने हैं, लेकिन इसमें क्या देखना है आपको, देखना है शासन काल, इनके द्वारा कोई प्रथा चालू की गई क्या। जैसे इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया, इक्ता प्रथा चालू किया गया तुर्कान चहलगामी, जिसमें एक प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया था, साथ ही दो नए परंपराएं भी चालू की थी इन्होंने, कौन कौन सी थी, तो सिजदा और पैबोस भी चालू किया था। फिर अभियान की बात करें तो बहुत सारे अभियान आपको देखने मिलते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी पहले शासक थे जिन्होंने दक्षिण अभियान किया सल्तनत काल में। फिर निर्माण कार्य से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं और समकालीन इतिहासकार। तो यहाँ पर भी देखिएगा दिल्ली सल्तनत से संबंधित 4 विद्वानों के नाम और उनकी रचनाएं भी आपको याद रखनी है, कम से कम 2-2। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर रेडी करना है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको और प्रश्न की ओर ले चलूं कि कैसे प्रश्न आपको रेडी करने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर है एकता प्रणाली क्या थी, फिर है रज़िया सुल्तान के असफलता का कारण क्या रहा, बलबन के राजत्व सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था का विस्तार पूर्वक समझाइए, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन एवं सांकेतिक मुद्रा प्रश्न योजना क्यों असफल रही। तो आपको पता होगा राजधानी परिवर्तन करते हैं कहाँ, तो दिल्ली से दौलताबाद लेके जाते हैं, देवगिरी लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर हमको ये भी पता है सांकेतिक मुद्रा, तो चांदी के सिक्के बंद करके ये तांबे के सिक्के जारी रखते हैं और उसका मूल्य बराबर कर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इसका फायदा उठाकर घर में ही टकसाल बना लेते हैं और सिक्के छापने लगते हैं, तो ये योजना असफल हो जाती है। फिर है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित कुछ प्रमुख जो विभाग है उनका नाम और उनका वर्णन करना है। फिर है सिकंदर लोदी द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आपको पता है सिकंदर लोदी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, तो उनका उल्लेख करना है, उनके शासनकाल का उल्लेख करना है। फिर सल्तनत कालीन प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य व्यवस्था कैसी थी, इसको विस्तार पूर्वक लिखना है। साथ ही देखिएगा इस समय स्थापत्य कला की विशेषताओं को लिखना है। तो यहाँ पर इतने प्रश्न आपको क्या करना है, रेडी करना है। अब देखिएगा प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप देखिएगा 4-4 नंबर में सभी को रेडी कर लीजिएगा। हो सकता है अगर इंडिविजुअल पूछे तो 4 से 8 नंबर में वो पूछेगा, या तो अगर सबको एक साथ पूछ दिया तो 15 नंबर में। तो वो हिसाब से आपका 4-4 नंबर में अगर रेडी करें तो आराम से आप उसको 15 अंक में लिख सकते हैं। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है मुगल काल से संबंधित। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा चुका है, दीन इलाही क्या है के 4 सिद्धांत लिखिए। कब आया था ये, 2018 मुख्य परीक्षा में 2 अंक का पूछा गया है। अब देखिएगा यहाँ से संभावित प्रश्नों की अगर हम बात करें तो वैसे ही शासक विशेष आएगा, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से संबंधित। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इनके अभियान क्या थे, धार्मिक व्यवस्था क्या थी, इनकी राजपूत नीति हमें ज्यादातर इनकी देखनी है तो अकबर और औरंगजेब की देखनी है। फिर इस समय जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था उन पर भी हमें चर्चा करनी है। तो ऐसे आपको क्या करना है, शासक विशेष को पढ़ना है। इससे संबंधित अगर मैं प्रश्नों की अगर बात करूं तो हमारे पास यहाँ मुगल काल में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, इस युद्ध में बाबर की सफलता का कारण क्या रहा, खानवा का युद्ध पर प्रकाश डालिए, तो ये क्या हुआ, किससे संबंधित है, तो बाबर से संबंधित है। वही हुमायूं के बारे में कहें तो हुमायूं के असफल शासक था, वर्णन करें, एक प्रश्न ये हो सकता है। साथ ही देखिएगा हुमायूं की असफलता का कारण क्या रहा, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। साथ ही आप देखते हैं एक कथन पर आधारित भी प्रश्न हो सकता है, जैसे कि लेनपुल द्वारा कहा गया हुमायूं जिंदगी पर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई, तो वर्णन करें, ये भी एक प्रश्न बन सकता है हुमायूं को लेकर। फिर अकबर की अगर बात करें तो अकबर की राजपूत नीति और धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ, इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ। फिर दीन इलाही, ये प्रश्न पूछा ही जा चुका है, इसे तौहीद इलाही बोलते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिएगा धार्मिक नीति से आप ये भी पढ़ सकते हैं इबादत खाना, इबादत खाने से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर एक प्रश्न वो भी हो सकता है मजहर घोषणा पत्र क्या था। फिर उसके बाद देखिएगा अकबर के 9 रत्नों का नाम लिखिए और उनकी विशेषताएं लिखिए, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी और उस पर प्रकाश डालिए, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। हल्दी घाटी के युद्ध के क्या कारण रहे, यह युद्ध किनके मध्य हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, तो ये सब आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
आगे के प्रश्नों की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा, एक लिख सकते हैं आप क्या कि जुंटा गुट या आप नूरजहां गुट क्या था। ठीक, तो जहांगीर के काल में क्या थी, उनकी एक वाइफ थी जिनका नाम था नूरजहां। मेहरुनिस्सा उनका नाम था, लेकिन जहांगीर ने उन्हें नूरजहां की उपाधि दी थी। तो इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था मुगल प्रशासन में। तो एक गुट था जिसे जुंटा गुट के नाम से जाना जाता है या नूरजहां गुट भी कहा जाता है। फिर इनकी न्याय व्यवस्था, तो याद रखेगा जहांगीर अपनी न्याय व्यवस्था हेतु जाने जाते थे, इन्होंने ही न्याय की जंजीर स्थापित की थी। फिर उसके बाद देखते हैं चित्रकला का स्वर्णकाल। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है इस प्रकार है, जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल था, वर्णन करें। जहांगीर की धार्मिक नीतियों पर प्रकाश डालिए, शाहजहां की धार्मिक नीतियों पर प्रकाश डालिए। फिर एक प्रश्न यहाँ पर यह है, सामूगढ़ की विजय ने औरंगजेब को मुगल बादशाह बनाया। तो आपको पता होगा सामूगढ़ का विजय जो औरंगजेब ने दारा शिकोर को पराजित कर अपने भाई मुराद बख्श की हत्या कर दी थी और पहली बार यहाँ पर क्या करते हैं, राज्याभिषेक करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्रश्न लिखा गया है। तो इस कथन की विवेचना कीजिए, ऐसा प्रश्न है, इस पर आपको लिखना है। औरंगजेब की धार्मिक नीति का उल्लेख करना है। फिर मुगलकालीन प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य व्यवस्था विस्तार पूर्वक लिखिए। और एक प्रश्न यहाँ से, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में था, स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इससे संबंधित संभावित प्रश्न। मध्यकाल में विजयनगर का इतिहास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, निरंतर ही यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, राजवंशों के नाम लिखिए, एक प्रश्न पूछा गया है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। फिर उसके बाद है, दो मंदिर के निर्मित जो किए हैं विजयनगर शासकों ने, उनका उल्लेख करने के लिए कहा गया है। विजयनगर राज्य आने वाले किन्हीं 4 विदेशी यात्रियों का नाम लिखे, 2017 में पूछा गया ये प्रश्न। फिर नारियों की स्थिति पर भी एक प्रश्न पूछा गया है 4 अंक पर। तो देखिए यहाँ से निरंतर प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं 2015, 2017, 18। तो हो सकता है 2019 में भी यहाँ से आपको निश्चित तौर पर एक प्रश्न दिखाई दे। तो इस टॉपिक से संबंधित संभावित प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कृष्णदेव राय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करें। एक प्रश्न ये बन सकता है, अष्ट दिग्गज। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि अष्ट छाप, अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान से संबंधित प्रश्न हो सकता है। फिर यहाँ देखिए, तालीकोटा युद्ध का वर्णन करें। आपको पता होगा तालीकोटा युद्ध ही क्या था, इनके पतन का कारण रहा विजयनगर साम्राज्य का। फिर आयंगर और नायंगर व्यवस्था क्या थी, इन पर आपको चर्चा करनी है। विजयनगर साम्राज्य में कला संस्कृति की क्या स्थिति थी, उल्लेख करें। फिर आपको एक प्रश्न यहाँ पर ये बनता हुआ है कि जो भी बड़ा साम्राज्य है वहां पर एक प्रश्न आपको ऐसा जरूर दिखाई देगा, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सैन्य व्यवस्था को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये है 4 नंबर में आप सबको रेडी कर ले। 15 नंबर में भी अगर पूछेगा इन सबको तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा भक्ति एवं सूफी आंदोलन। देखिए इससे भी निरंतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं मुख्य परीक्षाओं में। देखिए 2013, 2014, 14 में देखिएगा 22 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। 22 के अलावा एक और प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 14 में 2 नंबर का। तो इस प्रकार 2014 में यहाँ से 24 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। 2017 में यहाँ पर 10 अंक के, 2018 में भी यहाँ से 10 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकतम अंक के पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, सूफीवाद क्या है। भक्ति आंदोलन वह पौधा था कि जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से पोषित हुआ और मध्यकालीन ऋतु में प्रफुल्लित हुआ, वर्णन करें। तो यहाँ पर आपको प्राचीन भारत में किस प्रकार के परिवर्तन हुए और उसका जो फल है वो कहाँ पर आपको दिखाई देता है मध्यकाल में, वो उस पर चर्चा करनी है। फिर उसके बाद देखिए निर्गुण भक्ति संदेश क्या था। फिर उसके बाद देखते हैं अवधी भाषा के कवि के नाम लिखिए। फिर अलवर और नयनार में अंतर लिखिए। फिर चिश्ती संप्रदाय के 4 संतों के नाम लिखिए। फिर उसके अलावा और क्या था, मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों के संबंध में संत कबीरदास जी के विचारों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, यहाँ से निरंतर प्रश्न बनते आ रहे हैं। अगर हम बात करें इनसे संबंधित संभावित प्रश्नों की तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, भक्ति और सूफी आंदोलन के उदय के क्या कारण हुए। दक्षिण भारत में प्रमुख दक्षिण जो संत थे, भक्ति संत थे, उनके दर्शनों का उल्लेख करें। जैसे दक्षिण भारत में कौन थे, शंकराचार्य जी थे, निम्बकाचार्य जी थे, माधवाचार्य जी थे। ठीक है, तो इन पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। फिर उसके बाद देखते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। भक्ति एवं सूफी आंदोलन की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन करें। फिर उसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में शंकराचार्य जी की भूमिका किस प्रकार थी, इस पर प्रकाश डालना है। फिर विभिन्न भक्ति एवं सूफी संतों का वर्णन करें। अब यहाँ पर देखिए विभिन्न भक्ति मतलब देखो कबीरदास जी आ गए, तो आप थोड़ा बांट के पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत वाला तो हो गया। यहाँ पर आप देखते हैं तो भक्ति में आप एक सगुण धारा थी, एक निर्गुण धारा थी। तो निर्गुण धारा से एक प्रश्न पूछा जा चुका है कबीर जी को लेकर। अब लिख सकते हैं दादू दयाल जी के बारे में, फिर गुरु नानक जी के बारे में।
सगुण में आप देखेंगे तो राम मार्गी में आप क्या आ जाएंगे, तुलसीदास जी, रामानंदाचार्य जी। फिर आप कृष्ण मार्गी में अगर देखते हैं तो वहां पर आप जाएंगे आपको सूरदास जी, मीराबाई। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े पॉइंट में आपको लिखना है, कम से कम 6 पॉइंट हर एक के बारे में आपको रेडी रखना है। वैसे ही सूफी संतों की अगर बात करें तो निजामुद्दीन औलिया हो गए, फिर शेख सलीम चिश्ती हो गए, आदि के बारे में आपको कुछ कुछ पॉइंट या कौन कौन से सिलसिले थे उन पर आपको ध्यान देना है। फिर देखिएगा अष्ट छाप पर टिप्पणी कीजिए। देखिएगा ये अष्ट से संबंधित आपको कितने 3 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। पहला प्रश्न क्या है, अष्ट छाप। आगे देखेंगे हम अष्ट प्रधान, फिर देखेंगे अष्ट दिग्गज। तो देखिए अष्ट दिग्गज, अष्ट छाप और अष्ट प्रधान, ये 3 हैं और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर एक मिला हुआ है आपको। अगला टॉपिक देखते हैं, तो अगला टॉपिक हमारा है क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास। तो इस समय आपको देखना है कि पूरे भारत में इस समय मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रभाव, भक्ति और सूफी आंदोलन से प्रभावित होकर किस किस साहित्यकार द्वारा या किन किन विद्वानों द्वारा क्षेत्रीय भाषा में साहित्यों का विकास किया गया, तो उनके नाम आपको लिखने हैं। फिर देखिएगा अगला टॉपिक है हमारा मराठों का अभ्युदय। तो मराठों का अभ्युदय में देखिएगा अष्ट प्रधान व्यवस्था क्या थी, ये 2 अंक में पूछा जा चुका है। फिर शिवाजी के उत्थान का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ये 20 अंक में पूछा गया है 2015 में, और उसमें भी क्या क्या होना चाहिए, लक्ष्यों का उल्लेख करना है, उनकी नीतियों का उल्लेख करना है और सफलता का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। इस आधार पर यह प्रश्न पूछा गया था। फिर मराठों के अभ्युदय के क्या 4 कारणों पर क्या करना है, उल्लेख करना है। देखिए ये प्रश्न 2018 2016 में 2 अंक का पूछा जा चुका है। सेम अंक जो है 2 अंक में 2018 में पूछा गया। साथ ही देखिएगा अष्ट प्रधान जो प्रश्न है वापस से आ गया 8 अंक में 2018 में। तो यहाँ पर आप देखते हैं 2018 में यहाँ पर कितने अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, 10 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देखते हैं इससे संभावित प्रश्नों पर अगर हम चर्चा करें तो कौन कौन सा प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। जैसे पुरंदर की संधि पर टिप्पणी करें शिवाजी और जो जय सिंह के मध्य होता है। फिर उसके बाद बात करें शिवाजी की सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करें, शिवाजी के प्रमुख अभियानों का उल्लेख करें, मराठा एवं औरंगजेब के संघर्षों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। फिर उसके बाद है मराठा काल में चौथ और सरदेशमुखी क्या था, तो इनकी कर व्यवस्था के अंतर्गत आता था चौथ और सरदेशमुखी। पानीपत का तृतीय युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर देखते हैं पेशवाओं के उत्कर्ष के क्या कारण रहे। फिर उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि प्रमुख पेशवा जैसे कि है बालाजी विश्वनाथ है, बाजीराव प्रथम है, फिर बालाजी बाजीराव हैं जिसे हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, उन पर आधारित प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार करना है। और उसके बाद देखते हैं मराठा शासन के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। एक प्रश्न और बनता है आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, लेकिन वो आ जाएगा आधुनिक भारत में, जिसे हम आधुनिक भारत में देखेंगे जब हम देखेंगे ब्रिटिश विस्तार एवं युद्ध, वहां पर हम उसको चर्चा करेंगे। अब देखते हैं आधुनिक भारत की, तो यहाँ पर इसके टॉपिक लिखे हुए हैं आधुनिक भारत के। यहाँ पर कुछ और टॉपिक हैं जिसमें ऐसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये 2 टॉपिक जो हैं नवीन शामिल किए गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में। तो देखिएगा पहला टॉपिक अगर देखें यूरोपीय आगमन तथा ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारण, ठीक। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या रहे 2018 में, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इससे संबंधित प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। तो निरंतर अब आगे आने वाले वर्षों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, खासकर 2019 की मुख्य परीक्षा में। तो यहाँ से देखिएगा यूरोपीय आगमन का क्रम, फिर जो पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क, उनके बारे में पूछा जा सकता है, पुर्तगालियों के योगदान के बारे में पूछा जा सकता है, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, कार्टाज व्यवस्था क्या थी। ये देखिए 2-2 नंबर और 4-4 नंबर में आपको डील करना है, यहाँ से बड़े नंबर के प्रश्न बनने के चांसेस कम है। फिर डचों के योगदान के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। अगला प्रश्न जो हमारा बन सकता है डचों के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, क्योंकि अभी आपने देखा था फ्रांसीसियों के पतन का कारण पूछा है। फिर देखिएगा डचों के आने के बाद पुर्तगालियों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्यों डचों ने क्या किया, उनके व्यापार पर अधिकार प्राप्त कर लिया, उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, ये सब आप पढ़ेंगे। फिर स्वाली का युद्ध क्यों और किनके मध्य होता है, तो आप जब पढ़ेंगे 1612-13 के आसपास थे, तब ये सवाली का युद्ध आप वहां पर देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन से फरमान प्राप्त हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का संक्षिप्त वर्णन करें। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष होने के पीछे क्या कारण है बताएं। फिर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के क्या क्या कारण रहे, तो इन पर आपको चर्चा करनी है। देखिएगा हर एक प्रश्न को आपको 4 से 6 नंबर के मध्य क्या करना है, डील करना है। अगर वो 4 नंबर का पूछे तो आप आसानी से लिख सकते हैं, अगर वो 8 नंबर में है तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार एवं कूटनीति। तो युद्ध और कूटनीति में आपको कौन कौन सा, तो आपको पता होगा बंगाल को युद्ध के द्वारा जीतते हैं, फिर उसके बाद मैसूर है, मराठा है, फिर उसके बाद पंजाब है। तो उन तीनों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। देखिए इससे पहले भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जैसे बंगाल के द्वैत शासन से आप क्या समझते हैं,
अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संबंधों का उल्लेख करें। फिर सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंधों का उल्लेख करें। फिर उसके बाद एक प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछा गया है, बक्सर युद्ध और उसके परिणामों को समझाइए, ऐसा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। अब चर्चा करते हैं इनसे संबंधित संभावित प्रश्नों की। तो यहाँ देखिएगा, प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिशों का क्या प्रभाव रहा। फिर उसके बाद देख सकते हैं बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि, आपको पता होगा 2 संधि होती है, इलाहाबाद की संधि नंबर 1 और इलाहाबाद की संधि नंबर 2। यहाँ पर देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फिर देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, आपको पता होगा ये वो अपमानजनक संधि होती है जिसमें के तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य देना पड़ता है अंग्रेजों को। साथ ही टीपू सुल्तान की असफलता का कारण तो ज्यादा बड़ा आपको रेडी नहीं करना, आपको कुछ प्रमुख पॉइंट या आप क्या करिए, सिनॉप्सिस बना के क्या कर लिए रेडी रखिए, जिससे आपका रिवीजन में आसानी हो। तो इन प्रश्नों को आप रेडी कर सकते हैं। आगे अगर चर्चा करें तो यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी। फिर यहाँ पर 2 संधि आपको बहुत महत्वपूर्ण है, सूरत की संधि और बसीन की संधि, ये दोनों संधि को आपको रेडी कर सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह पर संक्षिप्त टिप्पणी, आंग्ल सिख युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी और लाहौर संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी या प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से हर एक क्षेत्र से हमने 2-2, 3-3 प्रश्न उठाए हैं, जिससे आपको पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और टॉपिक भी कवर हो जाए। फिर देखिएगा, ब्रिटिश कालीन भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसमें हम कृषि, भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और औद्योगिक का पतन, जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनका पतन। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, दस्तकारों के विनाश का कारण क्या है, स्पष्ट कीजिए। फिर धन बहिर्गमन सिद्धांत क्या था, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया, महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो देखिएगा 2018 में यहाँ पर 8 अंक के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं इससे संभावित प्रश्नों की। तो यहाँ पर देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था अभी तक नहीं पूछी गई, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर यहाँ से देखिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार के क्या किए गए, नीतियों के पीछे अंग्रेजों की मंशा क्या थी, उल्लेख करें, ये भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। फिर ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हुए और इसके कारणों का उल्लेख करें। तो ब्रिटिश काल में अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हुई, कि कौन सी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हुई, ये आपको बताना है। फिर ब्रिटिश कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गुण और दोषों का उल्लेख करें। और लास्ट में देखिएगा फिर से, हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट करने के पीछे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिशों की मंशा क्या थी, क्यों, क्योंकि वो भारत को क्या बनाना चाहते थे, एक बाजार के रूप में स्थापित करना चाहते थे, इसलिए इस उद्देश्य से क्या किया था उन्होंने, हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना के लिख सकते हैं। आगे अगर चर्चा करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रियासतों के साथ संबंध, प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन। तो रियासतों के साथ संबंध मतलब अधीनस्थ की नीति, सुरक्षा घेरे की नीति, ये सब उसमें आ जाएगा। प्रशासन में क्या क्या आ जाएगा आप देखते हैं, तो द्वैत शासन क्या होता है, हड़प नीति क्या होता है, सहायक संधि क्या होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पुलिस सेवा में किस प्रकार परिवर्तन आया, न्यायिक सेवा में किस प्रकार परिवर्तन आया, फिर सिविल सेवा में किस प्रकार का परिवर्तन आया। तो ये सब का सब इसमें शामिल होगा। और इसमें देखते हैं रेलों का विकास और औद्योगिकरण से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस वाले टॉपिक में। तो यहाँ से देखिएगा, सुरक्षा घेरे की नीति पूछा जा चुका है, कब कब, तो 2012 में और 2018 दोनों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर रेलवे मार्ग या रेल मार्ग के उद्देश्य के पीछे कारण क्या था। फिर रेलवे के निर्माण में सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों को लिखिए। तो ये देखिएगा 8 अंक में पूछा जा चुका है 2017 में। तो इससे संबंधित अगर कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करें तो पहला प्रश्न बन सकता है, अधीनस्थ संघ की नीति क्या थी, किन रियासतों को अधीनस्थ संघ की नीति में क्या किया गया था, ब्रिटिशों द्वारा शामिल किया गया था। फिर समान संघ की नीति क्या थी, इसके तहत देशी रियासतों का ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन करें। ऐसे प्रश्न आपको दिखाई देंगे। अब अगले प्रश्न की ओर देखें तो हड़प नीति को विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रिटिश सरकार का देशी रियासतों को शासन में विलय करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, वही संघ की नीति के तहत आपको पढ़ना होगा। कार्नवालिस के प्रशासनिक सुधारों के लिए क्या किए गए प्रयास थे, उन पर चर्चा करनी है। फिर कलेक्टर की भूमिका का वर्णन करिए, क्योंकि कार्नवालिस के समय ही कलेक्टर पद का सृजन किया जाता है और उनको राजस्व के सारे अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। ब्रिटिश काल के अंतर्गत भारतीय सिविल सेवा में हुए विकास पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको बताना है कैसे कैसे। तो आप पढ़ेंगे कि पहले क्या होता था, प्रत्यक्ष चयन होता था, फिर बाद में क्या हो गया, परीक्षा आधारित चयन प्रणाली आ गई और उसमें किस प्रकार विकास किया गया वो सब आपको देखना है। फिर औद्योगिकरण के विकास को समझाइए। औद्योगिकरण भारतीय समाज पर किस प्रकार लाभकारी हुआ, कारण सहित लिखिए। भारत में हुए औद्योगिकरण से परंपरागत उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर भी आपको चर्चा करनी है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ें तो लिखा हुआ है आपके सिलेबस में संवैधानिक विकास। तो देखिएगा 40 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है 2014 में। तो सारे के सारे क्या आ गए, अधिनियम आ गए और उनका क्या पूछा गया है, महत्व पूछा गया है।
ठीक है, प्रावधान नहीं पूछा गया, इनका महत्व पूछा गया। तो प्रश्न पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा क्या जा रहा है। फिर यहाँ पर है 1858 में महारानी की उद्घोषणा के प्रमुख बिंदु क्या थे, उनका उल्लेख करते हुए इसका क्या महत्व बताइए। ये भी प्रश्न कितने नंबर में पूछा गया है, 10 नंबर में पूछा गया। कब? 2017 में। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये तो पूरा का पूरा अधिनियम आ ही चुका है, तो इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है हमें। आप देख सकते हैं जो 1773 से लेकर 1858 तक के प्रावधानों का आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। बाकी यहाँ पर देखिएगा 1858 से लेकर महत्व भी आपको देखना है, प्रभाव क्या पड़ा वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पर आप क्या देखिएगा, केवल प्रावधान, कुछ प्रमुख प्रावधान पर आप चर्चा कीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं यहाँ पर डील करना है आपको। फिर आगे अगर टॉपिक देखें, सामाजिक सुधार आंदोलन है, उसमें देखिएगा ब्रह्म समाज से प्रश्न पूछा जा चुका है, रामकृष्ण मिशन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर राजा राम मोहन राय से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए गए भाषण का सार पूछा गया है। तो यहां से भी निरंतर आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो इससे संबंधित संभावित प्रश्नों पर अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा इसमें प्रश्न है, भारतीय जागरण में राजा राम मोहन राय तथा ब्रह्म समाज के कार्यों का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। फिर सेम प्रश्न लिखा हुआ है किसमें, दयानंद सरस्वती के लिए और उनके आर्य समाज के लिए। फिर सेम प्रश्न हमने लिखा है आत्माराम पांडुरंग और उनके प्रार्थना समाज के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 3 लिखे हुए हैं, साथ ही आप देख सकते हैं रामकृष्ण मिशन और किनके लिए लिख सकते हैं, रामकृष्ण मिशन, साथ ही विवेकानंद जी के लिए। तो यहाँ पर याद रखेगा इनका उद्देश्य क्या रहा, सबसे पहले आपको ध्यान देना उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य को लेकर प्रश्न पूछा गया है। और इनके द्वारा किए गए कार्य, और कार्य किन क्षेत्र में, तो राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षण क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और कहें पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक, तो आपको ऐसे बांट के इनके कार्य याद रखने, इनकी उपलब्धियां याद रखनी है, जिससे आप क्या कर सकें, आसानी से सरलता से इसे लिख सकें। और प्रश्न अगर देखें तो आधुनिक भारत के निर्माण में महादेव गोविंद रानाडे तथा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भूमिका पर क्या प्रकाश डाली है, उसका मूल्यांकन करें। साथ ही एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर जी के ऊपर, ठीक, क्योंकि बीते समय इनका नाम बहुत ज्यादा क्या था, करंट में था। ठीक, अगला जो टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति और राष्ट्रवाद का उदय। तो यहाँ पर देखिएगा इससे संबंधित अगर प्रश्नों पर चर्चा करें तो यहाँ पर देखते हैं इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, उसके परिणाम क्या हुए, हिंदू राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला शाह का योगदान क्या रहा। फिर उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया है बख्त खां का क्या योगदान था, 1857 की क्रांति के स्वरूप और चरित्र का वर्णन कीजिए। साथ ही एक प्रश्न पूछा गया है अजीमुल्ला खां की भूमिका का उल्लेख करें 2016 में। तो यहाँ से देख रहे हैं निरंतर यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं बीते समय। तो बात करते हैं इससे संभावित प्रश्नों की, तो यहाँ पर आप देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, राष्ट्रवाद के उदय में भारतीय समाज की क्या भूमिका थी, समझाइए। फिर देख सकते हैं 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, क्या प्रभाव हुए, इन पर आप प्रश्न लिख सकते हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा 1857 की क्रांति के विभिन्न नेतृत्वकर्ताओं पर आधारित प्रश्न। अब देखिएगा हर क्षेत्र में जो नेतृत्वकर्ता थे और उससे संबंधित जो लोग थे उन पर आपको, क्योंकि आपने देखा 2 प्रश्न आपको वहां पर दिखाई दे दिए, एक तो अजीमुल्ला शाह से संबंधित था, फिर बख्त खां से संबंधित था। तो वो क्या है, नेतृत्वकर्ता से संबंधित प्रश्न है, तो वो आपको रेडी करना है। अगला अगर प्रश्न देखें तो देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्रश्न कौन से पूछे गए हैं अब तक, तो देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सुरक्षा नलिका के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। फिर एक प्रश्न पूछा गया है कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम की भूमिका क्या थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया है नरमपंथी राजनीति की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। यहाँ पर नरमपंथी मतलब क्या है, उदारवादियों से है। अब उदारवादी पूछ चुका है तो हम उग्रवादी और उदारवादी दोनों में हम अंतर देख सकते हैं। तो इससे संभावित प्रश्नों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के क्या कारण रहे। एक प्रश्न ये बन सकता है उदारवादी और उग्रवादी के कार्यों के मध्य क्या अंतर थे, मतलब क्रियाकलापों में किस प्रकार के अंतर थे। फिर यह है उदारवादी धारा के योगदान की आलोचनात्मक क्या कीजिए, विवेचना कीजिए, मतलब उनके कार्य कैसे थे और उनकी आलोचना भी करनी है। फिर साथ ही ये है कि एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि उदारवादी के प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियां लिखें। अगला टॉपिक हमारे सामने आ जाता है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पर देखिए बंगाल विभाजन के महत्व को रेखांकित कीजिए, स्वदेशी आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा गया है कि भारत में विभाजन की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। तो देखिएगा भारत के विभाजन की, तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ ले जाना है, 1947 तक। फिर उसके बाद अगर इससे संभावित प्रश्नों की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन क्यों किया था, इसका क्या परिणाम हुआ।
ठीक। फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन पर भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये एक प्रश्न हमारे सामने बन सकता है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, सांप्रदायिकता का विकास या उदय और उसका विकास। तो यहाँ पर देखिएगा एक प्रश्न यहाँ से मुस्लिम लीग, क्योंकि देखिए सांप्रदायिकता मतलब आप केवल किसको जोड़ सकते हैं, मुस्लिम लीग को जोड़ सकते हैं। और उस समय जो मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने वाले थे, एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, आप पूरा उनको लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ही प्रश्न पूछा गया इससे संबंधित कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस की 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन की योजना पर क्या प्रतिक्रिया थी। तो दोनों की प्रतिक्रिया देखनी है कहाँ, कैबिनेट मिशन में। तो देखिएगा इससे संबंधित संभावित प्रश्नों पर अगर हम चर्चा करें तो एक प्रश्न ऐसा बन सकता है, भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास में किन किन प्रमुख संगठनों का योगदान रहा। तो जब हम मुस्लिम कुछ सुधार आंदोलन देखेंगे उनका भी प्रभाव था, साथ में मुस्लिम लीग का गठन हो गया जिसने राजनीतिक मांग रखी थी मुसलमानों के लिए, वो भी एक आ जाएगा। मुस्लिम लीग का गठन कब और किन परिस्थितियों में हुआ, ये एक प्रश्न बन सकता है। क्या कारण था कि अंतरिम सरकार के गठन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, ये भी एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी गई थी, कैबिनेट मिशन में भी नहीं मांगी गई थी, है ना। फिर देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्नों पर अगर चर्चा करें तो एक प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में आप क्या समझते हैं, एक प्रश्न पूछा गया है। गदर आंदोलन भारतीय इतिहास में कितना महत्व है, प्रतिपादित कीजिए, एक प्रश्न पूछा गया है। गदर पार्टी किस के विषय में आप क्या जानते हैं, देखिएगा लगातार एक प्रश्न पूछा गया, एक बार 8 में, एक बार 2 नंबर में। फिर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह की भूमिका क्या थी, ये प्रश्न 8 अंक में पूछा गया है। फिर खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी जो मुजफ्फरपुर के से इनसे इनका उस षड्यंत्र में इनका नाम जुड़ता है। फिर है कामागाटो मारू जहाज की वीरतापूर्ण घटना का उल्लेख कीजिए, ये भी प्रश्न 2016 में पूछा गया है। मेरठ षड्यंत्र केस भी पूछा गया है 2 अंक में। फिर काकोरी कांड पर एक नोट लिखिए, ये भी एक प्रश्न पूछा गया है 2017 में 4 अंक पर। संभावित प्रश्नों की अगर देखें तो एक प्रश्न देखिए काकोरी कांड वापस लिखा जा चुका है, तो यहाँ पर अब इसको फिर से रेडी कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछे हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्य को लिखिए। फिर उसके बाद देखिए सूर्यसेन का उल्लेख करते हुए चटगांव शस्त्रागार कांड का वर्णन करें। एक प्रश्न छोटा प्रश्न और लिख सकते हैं क्या कि गदर पार्टी, क्योंकि गदर पार्टी से 2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो तीसरे बार भी पूछा जा सकता है। फिर है होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित अगर कुछ प्रश्नों पर अगर चर्चा करें तो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, होम रूल लीग आंदोलन का प्रेरणा स्रोत क्या था। फिर उसके बाद अगर देखें एक प्रश्न पूछा गया है श्रीमती एनी बेसेंट और महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया समाचार पत्र, तो समाचार पत्र से संबंधित है, लेकिन एनी बेसेंट का नाम सबसे ज्यादा होम रूल लीग के समय आता है, इसलिए प्रश्नों को यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अगर इससे संबंधित अगर प्रश्नों की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर एक प्रश्न है उद्देश्य क्या था होम रूल लीग आंदोलन का, उदय के कारण क्या रहे, और उसके बाद देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन में तिलक जी की भूमिका का वर्णन करें, और एक छोटा सा टिप्पणी भी आप लिख सकते हैं 4 अंक तक होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित। तो उद्देश्य आ जाएंगे, इसका प्रभाव आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा, इस प्रकार आप इसमें एक छोटा नोट से 8 नंबर तक आप इसमें लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो गांधीवादी आंदोलन। अब गांधीवादी आंदोलन देखिएगा 1917 से प्रारंभ हो जाएगा 1942 तक, तो 1942 में एक अलग टॉपिक आ जाएगा आपका कौन सा, तो भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस दौरान को हम क्या बोलते हैं, गांधीवादी आंदोलन। तो ये पूरा का पूरा जो एरा रहेगा ये 1917 से लेकर कहां तक चलेगा, 1942 तक। तो यहां देखिएगा बारदोली सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, दांडी यात्रा क्यों की थी, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, फिर चंपारण आंदोलन के महत्व क्या है, जो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या मांगी रखी गई थी इरविन से। नेहरू रिपोर्ट भारतीय इतिहास में राष्ट्रवादियों का प्रमाणिक दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। गांधी के प्रारंभिक किसान आंदोलन का उल्लेख कीजिए, ये 20 अंक में पूछा गया है, कब, 2017 में। अब इससे संबंधित अगर प्रश्नों पर हम चर्चा करें तो इस दौरान देखिएगा रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था, इसके क्या प्रावधान थे। जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आ सकता है। खिलाफत आंदोलन की क्या समस्या थी, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। असहयोग आंदोलन क्या था, इसके क्या प्रभाव थे, इस पर एक प्रश्न हो सकता है। फिर स्वराज पार्टी का जन्म किन परिस्थितियों में, इसकी उपलब्धियां लिखिए। दांडी मार्च का महत्व लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन को प्रारंभ करने के कारणों का नाम लिखिए या वर्णन करें। गांधी इरविन समझौता में किन किन परिस्थितियों में उनकी शर्तें लिखिए, तो गांधी जी द्वारा कौन सी शर्तें मानी गई, इरविन द्वारा कौन सी शर्तें मानी गई, इन पर आपको चर्चा करनी है। आगे अगर इसमें और प्रश्न देखें तो यहाँ पर है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसके क्या परिणाम हुए, इन पर आपको चर्चा करनी है। फिर सांप्रदायिक पंचाट पूना समझौता पर टिप्पणी करना है। गोलमेज सम्मेलन में आपको देखना है भीमराव अम्बेडकर की भूमिका क्या रही। नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख प्रावधान आपको देखने हैं।
फिर देखिएगा इससे प्रश्न पूछा जा चुका है ना नेहरू रिपोर्ट से, लेकिन इसके प्रावधान नहीं पूछा गया है। इसका पूछा गया है प्रथम ऐतिहासिक दस्तावेज है, ये पूछा गया है। यहाँ पर आपको इसके प्रावधान आपको देखने हैं। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह का वर्णन करें, क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधानों को बताते हुए भारतीय प्रतिक्रिया को समझे कि भारत के जो अलग अलग दल थे उन्होंने क्या बोला। अगला टॉपिक हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ से देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न 20 अंक में पूछा गया है 2012 में, फिर इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आया है। तो इससे संबंधित अगर हम संभावित प्रश्नों पर चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और परिणामों की व्याख्या करें। फिर दलीय प्रतिक्रिया क्या थी, तो आप देखते हैं यहाँ पर आप कथन देखते हैं, अलग अलग दल के लोग अलग अलग क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। फिर यहाँ देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस पर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगला अगर देखें तो आजाद हिंद फौज, तो देखिए आजाद हिंद फौज पर अकेले 40 अंक का प्रश्न पूछा जा चुका है 2014 में। तो इन तत्वों पर क्या पूछा गया, इन बिंदुओं पर प्रश्न पूछा गया है। तो इससे संबंधित अगर प्रश्नों पर अगर हम चर्चा करें तो आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका निभाई, इस पर चर्चा कर सकते हैं। प्रमुख संस्थाओं और नेताओं के नाम पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर ब्रिगेड बना था, रानी लक्ष्मी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, उन ब्रिगेडों के नाम लिखे, उनके कार्य और उनके नेताओं के नाम लिखे। फिर रंगून में हुई घटना का वर्णन करना है आपको आजाद हिंद फौज के द्वारा। फिर आजाद हिंद फौज पर चलाया गया मुकदमा का वर्णन कीजिए जो लाल किले में चलाया जाता है। फिर अगले जो टॉपिक है हमारा भारत में स्वतंत्रता और भारतीय विभाजन, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, लिखा हुआ है संभावित प्रश्न, यहाँ से प्रश्न नहीं आया अभी तक। तो यहाँ से संभावित प्रश्नों की अगर हम देखें, माउंटबेटन योजना क्या थी, इसके क्या क्या प्रावधान थे समझाइए। कैबिनेट मिशन की योजना के गुण और दोष लिखिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं रियासतों का विलीनीकरण। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है 8 अंक का कि रियासतों के विलीनीकरण में सरदार पटेल का योगदान लिखिए। एक संभावित प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पर हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ के एकीकरण में क्यों कठिनाई हुई, इस पर एक प्रश्न बन सकता है 8 अंक तक। तो ये आप रेडी कर सकते हैं। अब देखिएगा जो अलग से टॉपिक और हमें देखना है वो है मजदूर, किसान, आदिवासी आंदोलन। तो देखिएगा इससे संभावित प्रश्नों पर अगर चर्चा करें तो प्रमुख किसान आंदोलन में नील, पावना, चंपारण, बारदोली पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर प्रमुख जनजातीय आंदोलन में संथाल, मुंडा, कोल और मोपला, यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर जनजातीय आंदोलन के होने के कारण स्पष्ट करते हुए उनके असफलताओं के क्या कारण थे, उनको क्या करना है, लिखना है। तो एक प्रश्न संभावित सूची यहाँ पर है प्रश्नों की। अब देखिएगा मुस्लिम सुधार आंदोलन और साथ ही अलीगढ़ आंदोलन। तो यहाँ पर देखिएगा ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये नया टॉपिक है जो सिलेबस में शामिल किया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा चुका है 2018 मुख्य परीक्षा में 15 अंक का, अलीगढ़ आंदोलन। तो यहाँ पर देखिए अलीगढ़ आंदोलन पहली बार ऐसा अलग से लिखा हुआ और उससे से कितने अंक का, 15 अंक का प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर देखिएगा एक और प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय आंदोलन में देवबंद शाखा का क्या योगदान था, 2 अंक में, कब, 2017 में। तो अब देखिएगा इससे संभावित अगर प्रश्नों पर अगर चर्चा करें तो यहाँ पर वहाबी और अहमदी आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फिर साथ में आप ये भी देख सकते हैं सर सैयद अहमद खां के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो सैयद अहमद खां के योगदान के आधार पर क्या बनता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन होता है बाद में। तो इतना आपको क्या करना है, रेडी रखना है। तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा 2012 से 18 तक के आए प्रश्नों का विश्लेषण भी किया, साथ ही संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा की। तो इस प्रकार हमारा इतिहास का विश्लेषण समाप्त होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।